रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 को बनारस अब वाराणसी में एक मराठी करहले ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनका जन्म नाम मणिकर्णिका तांबे था और उनका उपनाम मनु था। उनके पिता का नाम मोरोपंत तांबे और मां का नाम भागीरथी सप्रे था। रानी लक्ष्मीबाई की शिक्षा घर पर ही हुई थी और वे पढ़ लिख सकती थी। उन्हें निशानेबाजी, घुड़सवारी, तलवारबाजी और मल्लखंभ का प्रशिक्षण भी दिया गया था। रानी लक्ष्मीबाई के जीवन से जुड़ी कुछ और खास बातें। साल 1842 में उनका विवाह झांसी के महाराजा गंगाधर राव नेवलेकर से हुआ था। शादी के बाद उनका नाम लक्ष्मीबाई पड़ा। रानी लक्ष्मीबाई ने भारत की आजादी के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया था। रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत के लिए गुलाम गौस खान, दोस्त खान, खुदा बख्श, काशीबाई, लाला भाई बख्शी, मोतीबाई, दीवान रघुनाथ सिंह और दीवान जवाहर सिंह जैसे लोगों के साथ मिलकर 14,000 बागियों की। बनारस में एक मराठी करहले ब्राह्मण परिवार में जन्मी लक्ष्मीबाई ने 1842 में झांसी के महाराजा गंगाधर राव से विवाह किया। जब 1853 में महाराजा की मृत्यु हुई तो गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के अधीन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनके दत्तक उत्तराधिकारी के दावे को मान्यता देने से इनकार कर दिया और व्यपगत के सिद्धांत के तहत झांसी पर कब्जा कर लिया। रानी नियंत्रण छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी और 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह में शामिल हो गईं। उन्होंने कंपनी के सहयोगियों के खिलाफ झांसी की सफल रक्षा का नेतृत्व किया, लेकिन 1858 की शुरुआत में झांसी ह्यू ग्रोस की कमान के तहत ब्रिटिश सेना के हाथों में चली गई। रानी घोड़े पर सवार होकर भागने में सफल रहीं और ग्वालियर पर कब्जा करने में विद्रोहियों में शामिल हो गईं, जहां उन्होंने नाना साहेब को पुनर्जीवित मराठा साम्राज्य का पेशवा घोषित किया। रानी लक्ष्मीबाई या रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 5-6 कुछ स्रोत 1835 कहते हैं 2-7-8 बनारस अब वाराणसी शहर में एक मराठी करहले ब्राह्मण परिवार में हुआ था। 9 उनका नाम मणिकर्णिका तांबे रखा गया और उनका उपनाम मनु था। 10 उनके पिता मोरोपंत तांबे 11 और उनकी मां भागीरथी सप्रे भागीरथी बाई थी। उनके माता पिता आधुनिक महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में स्थित गुहागर तालुका के तांबे गांव से आए थे। 12 जब वह 5 साल की थी तब उनकी मां की मृत्यु हो गई। उनके पिता कल्याण प्रांत के युद्ध के दौरान एक कमांडर थे। उनके पिता बिठूर जिले के पेशवा बाजीराव द्वितीय के लिए काम करते थे। 13 पेशवा उन्हें प्यार से छबीली कहते थे। उनकी शिक्षा घर पर ही हुई और उन्हें पढ़ना लिखना सिखाया गया और वे अपने उम्र के अन्य लोगों की तुलना में बचपन में अधिक स्वतंत्र थीं। उनकी पढ़ाई में निशानेबाजी, घुड़सवारी, तलवारबाजी 14-15 और अपने बचपन के दोस्त नाना साहेब और शिक्षक तात्या टोपे के साथ मल्लखंभ शामिल थे। 16-17 रानी लक्ष्मीबाई ने इस समय भारत के समाज में महिलाओं के लिए पितृसत्तात्मक सांस्कृतिक अपेक्षाओं के कई विपरीत काम किए। 18 और वे अपने अनूठे दृष्टिकोण और पूरे समाज के सामने भी सामाजिक मानदंडों के खिलाफ लड़ने के अपने साहस के लिए जानी जाती थी। रानी लक्ष्मीबाई महल और मंदिर के बीच अनुरक्षकों के साथ घोड़े पर सवार होकर यात्रा करने की आदी थी, हालांकि कभी कभी उन्हें पालकी में ले जाया जाता था। 19 उनके घोड़ों में सारंगी, पवन और बादल शामिल थे। इतिहासकारों के अनुसार 1858 में किले से भागते समय वह बादल पर सवार थी। उनके महल, रानी महल को अब एक संग्रहालय में बदल दिया गया है। इसमें 9वीं और 12वीं शताब्दी ईस्वी के बीच की अवधि के पुरातात्विक अवशेषों का संग्रह है। मणिकर्णिका का विवाह झांसी के महाराजा गंगाधर राव नेवालकर से मई 1842 में हुआ था 5-2-0 और बाद में उन्हें हिंदू देवी लक्ष्मी के सम्मान में लक्ष्मीबाई या लक्ष्मीबाई कहा गया और महाराष्ट्रीयन परंपरा के अनुसार महिलाओं को शादी के बाद एक नया नाम दिया जाता है। सितंबर 1851 में उन्होंने एक लड़के को जन्म दिया जिसका नाम बाद में दामोदर राव रखा गया, जो एक पुरानी बीमारी के कारण जन्म के 4 महीने बाद मर गया। महाराजा ने आनंद राव नामक एक बच्चे को गोद लिया जो गंगाधर राव के चचेरे भाई का बेटा था, जिसका नाम बदलकर महाराजा की मृत्यु से एक दिन पहले दामोदर राव रखा गया था। एक गोद लेने की प्रक्रिया ब्रिटिश राजनीतिक अधिकारी की उपस्थिति में हुई थी, जिसे महाराजा की ओर से एक पत्र दिया गया था जिसमें निर्देश दिया गया था कि बच्चे के साथ सम्मान से पेश आया जाए और झांसी की सरकार उसकी विधवा को उसके जीवन काल के लिए दी जाए। नवंबर 1853 में महाराजा की मृत्यु के बाद, क्योंकि दामोदर राव जन्म आनंद राव एक दत्तक पुत्र थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के अधीन व्यपगत सिद्धांत लागू किया, दामोदर राव के सिंहासन के दावे को खारिज कर दिया और राज्य को अपने क्षेत्रों में मिला लिया। जब उन्हें इस बारे में बताया गया तो उन्होंने चिल्लाते हुए कहा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। मार्च 1854 में रानी लक्ष्मीबाई को 60,000 रुपये की वार्षिक पेंशन दी गई और महल और किले को छोड़ने का आदेश दिया गया। 22-23 विष्णु भट्ट गोसे के अनुसार रानी नाश्ते से पहले भारोत्तोलन, कुश्ती और स्टीपल चेजिंग का अभ्यास करती थी। एक बुद्धिमान और साधारण कपड़े पहनने वाली महिला, वह एक व्यावसायिक तरीके से शासन करती थी। 10 मई 1857 को मेरठ में भारतीय विद्रोह शुरू हुआ।
जब विद्रोह की खबर झांसी पहुंची, तो रानी ने ब्रिटिश राजनीतिक अधिकारी कैप्टन अलेक्जेंडर स्कीन से अपनी सुरक्षा के लिए सशस्त्र पुरुषों की एक टुकड़ी जुटाने की अनुमति मांगी। स्कीन इस पर सहमत हो गए। 25 1857 की गर्मियों में क्षेत्रीय अशांति के बीच शहर अपेक्षाकृत शांत था, लेकिन रानी ने अपने विषयों को आश्वासन देने के लिए झांसी की सभी महिलाओं के सामने हल्दी कुमकुम समारोह धूमधाम से आयोजित किया और उन्हें यह विश्वास दिलाया कि अंग्रेज कायर थे और उनसे डरने की जरूरत नहीं थी। 26-27 इस बिंदु तक लक्ष्मीबाई अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने के लिए अनिच्छुक थी। जून 1857 में 12वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के विद्रोहियों ने झांसी के स्टार फोर्ट पर कब्जा कर लिया, जिसमें खजाना और पत्रिका थी। 28 और अंग्रेजों को कोई नुकसान न पहुंचाने का वादा करके हथियार डालने के लिए राजी करने के बाद उन्होंने अपना वादा तोड़ दिया और गैरिसन के 40 से 60 यूरोपीय अधिकारियों और उनकी पत्नियों और बच्चों की हत्या कर दी। इस नरसंहार में रानी की संलिप्तता अभी भी बहस का विषय है। 29-30 सेना के एक डॉक्टर थॉमस लो ने विद्रोह के बाद उन्हें भारत की इजेबेल, युवा रानी जिसके सिर पर मारे गए लोगों का खून था, के रूप में चित्रित किया। नरसंहार के 4 दिन बाद सिपाहियों ने झांसी छोड़ दी। उन्होंने रानी से बड़ी रकम हासिल की और उस महल को उड़ाने की धमकी दी जहां वह रहती थी। इसके बाद शहर में अधिकार के एकमात्र स्रोत के रूप में रानी ने प्रशासन संभालने के लिए बाध्य महसूस किया और सागर डिवीजन के कमिश्नर मेजर एर्स्किन को उन घटनाओं के बारे में बताते हुए पत्र लिखा जिनके कारण उन्हें ऐसा करना पड़ा। 2 जुलाई को एर्स्किन ने जवाब में लिखा, उसे ब्रिटिश अधीक्षक के आने तक ब्रिटिश सरकार के लिए जिले का प्रबंधन करने का अनुरोध किया। 3 रानी की सेना ने विद्रोहियों द्वारा प्रतिद्वंद्वी राजकुमार सदाशिव राव महाराजा गंगाधर राव के भतीजे के सिंहासन पर दावा करने के प्रयास को विफल कर दिया, जिन्हें पकड़ लिया गया और कैद कर लिया गया। इसके बाद कंपनी के सहयोगी ओरछा और दतिया की सेनाओं ने झांसी पर आक्रमण किया। हालांकि उनका इरादा झांसी को आपस में बांटना था। रानी ने अंग्रेजों से सहायता की अपील की, लेकिन अब गवर्नर जनरल का मानना था कि वह नरसंहार के लिए जिम्मेदार थी और कोई जवाब नहीं मिला। उसने किले की दीवारों पर इस्तेमाल की जाने वाली तोपों को ढालने के लिए एक ढलाईखाना स्थापित किया और झांसी के कुछ पूर्व सामंतों और विद्रोहियों के कुछ तत्वों सहित सेना को इकट्ठा किया जो अगस्त 1857 में आक्रमणकारियों को हराने में सक्षम थे। इस समय भी उसका इरादा अंग्रेजों की ओर से झांसी पर कब्जा करना था। 34 अगस्त 1857 से जनवरी 1858 तक रानी के शासन में झांसी में शांति थी। अंग्रेजों ने घोषणा की थी कि नियंत्रण बनाए रखने के लिए वहां सेना भेजी जाएगी, लेकिन कोई भी सेना नहीं पहुंची, जिससे उनके सलाहकारों के एक दल की स्थिति मजबूत हुई, जो ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता चाहते थे। जब ब्रिटिश सेनाएं आखिरकार मार्च में पहुंची, तो उन्होंने पाया कि यह अच्छी तरह से सुरक्षित है और किले में भारी तोपें थीं, जो शहर और आसपास के ग्रामीण इलाकों पर फायर कर सकती थी। एक स्रोत 35 के अनुसार ब्रिटिश सेना की कमान संभाल रहे ह्यू ग्रोव्स ने शहर के आत्मसमर्पण की मांग की। अगर इसे अस्वीकार कर दिया गया तो इसे नष्ट कर दिया जाएगा। वही स्रोत 36 दावा करता है कि उचित विचार विमर्श के बाद रानी ने एक घोषणा जारी की, हम स्वतंत्रता के लिए लड़ते हैं। भगवान कृष्ण के शब्दों में, अगर हम विजयी होते हैं तो हम जीत का फल भोगेंगे, अगर युद्ध के मैदान में हार गए और मारे गए तो हम निश्चित रूप से अनंत गौरव और मोक्ष अर्जित करेंगे। अन्य स्रोतों, उदाहरण के लिए 37 में आत्मसमर्पण की मांग का कोई उल्लेख नहीं है। जब 23 मार्च 1858 को सर ह्यू रोज ने झांसी पर घेरा डाला तो उन्होंने ब्रिटिश सैनिकों के खिलाफ झांसी की रक्षा की। झांसी पर बमबारी 24 मार्च को शुरू हुई, लेकिन भारी जवाबी गोलीबारी से इसका जवाब दिया गया और क्षतिग्रस्त सुरक्षा व्यवस्था की मरम्मत की गई। रक्षकों ने 1857 के भारतीय विद्रोह के एक महत्वपूर्ण नेता तात्या टोपे से मदद के लिए अपील भेजी। 33 तात्या टोपे के नेतृत्व में 20,000 से अधिक की सेना झांसी को राहत देने के लिए भेजी गई थी, लेकिन 31 मार्च को अंग्रेजों से लड़ने के दौरान वे ऐसा करने में विफल रहे। तात्या टोपे की सेना के साथ लड़ाई के दौरान ब्रिटिश सेना के एक हिस्से ने घेराबंदी जारी रखी और 2 अप्रैल तक दीवारों में सेंध लगाकर हमला करने का निर्णय लिया गया। 4 स्तंभों ने अलग अलग बिंदुओं पर सुरक्षा पर हमला किया और दीवारों को फांदने का प्रयास करने वालों पर भारी गोलीबारी हुई। 2 अन्य स्तंभ पहले ही शहर में प्रवेश कर चुके थे। थॉमस लोब ने लिखा, किसी भी तरह की नर्म रुख से शहर का पतन नहीं हो सकता था। 38 रानी महल से किले में चली गईं और सलाह लेने के बाद उन्होंने फैसला किया कि चूंकि शहर में प्रतिरोध बेकार था, इसलिए उन्हें शहर छोड़कर तात्या टोपे या राव साहेब नाना साहेब के भतीजे के पास चले जाना चाहिए। 39 परंपरा के अनुसार दामोदर राव को अपनी पीठ पर बिठाकर वह अपने घोड़े बादल पर सवार होकर किले से कूद पड़ी। वे बच गए लेकिन घोड़ा मर गया। 4 एक रानी अपने बेटे के साथ रात में पहरेदारों से घिरी हुई बच निकली। 4-2 अनुरक्षण में योद्धा खुदा बख्श बशारत अली, कमांडेंट गुलाम गौस खान, दोस्त खान, लाला भाव बख्शी, मोतीबाई, सुंदर मुंदर, काशीबाई, दीवान रघुनाथ सिंह और दीवान जवाहर सिंह शामिल थे। उद्धरण वांछित वह कुछ पहरेदारों के साथ कालपी चली गईं, जहां वह तात्या टोपे सहित अतिरिक्त विद्रोही बलों में शामिल हो गईं।
3-9 उन्होंने कालपी शहर पर कब्जा कर लिया और इसकी रक्षा के लिए तैयार हो गईं। 22 मई को ग्वालियर के लिए उड़ान। नेता झांसी की रानी, तात्या टोपे, बांदा के नवाब और राव साहब एक बार फिर भाग गए। वे ग्वालियर आए और भारतीय सेना में शामिल हो गए, जिन्होंने अब शहर पर कब्जा कर लिया था। महाराजा सिंधिया मोरार के युद्ध के मैदान से आगरा भाग गए थे। वे रणनीतिक ग्वालियर किले पर कब्जा करने के इरादे से ग्वालियर की ओर बढ़े और विद्रोही सेना ने बिना किसी विरोध के शहर पर कब्जा कर लिया। विद्रोहियों ने नाना साहब को पुनर्जीवित मराठा प्रभुत्व के पेशवा के रूप में घोषित किया और राव साहब को ग्वालियर में उनके गवर्नर सूबेदार के रूप में नियुक्त किया। रानी अन्य विद्रोही नेताओं को ग्वालियर की रक्षा के लिए तैयार होने के लिए राजी करने की कोशिश में असफल रही, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि ब्रिटिश हमला जल्द ही होने वाला था। जनरल रोज की सेना ने 16 जून को मोरार पर कब्जा कर लिया और फिर शहर पर सफल हमला किया। 17 जून को ग्वालियर के फूलबाग के पास कोटा की सराय में कैप्टन हेनिज के नेतृत्व में 8वीं किंग्स रॉयल आयरिश हुसर्स की एक टुकड़ी ने रानी लक्ष्मीबाई की कमान वाली बड़ी भारतीय सेना से लड़ाई की, जो उस क्षेत्र को छोड़ने की कोशिश कर रही थी। 8वीं हुसर्स ने भारतीय सेना पर हमला किया और 5000 भारतीय सैनिकों को मार डाला, जिसमें 16 वर्ष से अधिक उम्र के सभी भारतीय शामिल थे। 44 उन्होंने 2 बंदूकें लीं और फूलबाग शिविर के माध्यम से हमला जारी रखा। एक प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार इस मुठभेड़ में रानी लक्ष्मीबाई ने घुड़सवार की वर्दी पहनी और हुसरों में से एक पर हमला किया। वह घोड़े से गिर गई और घायल भी हो गई, संभवतः उसकी तलवार से। कुछ ही समय बाद, जब वह सड़क के किनारे खून से लथपथ बैठी थी, उसने सैनिक को पहचान लिया और उस पर पिस्तौल से गोली चला दी, जिसके बाद उसने युवती को अपनी कार्बाइन से मार गिराया। 45-46 एक अन्य परंपरा के अनुसार झांसी की रानी लक्ष्मीबाई घुड़सवार सेना की वर्दी में बुरी तरह घायल हो गई थी। वह नहीं चाहती थी कि अंग्रेज उनके शव को पकड़ लें, इसलिए उन्होंने एक साधु से शव को जलाने को कहा। उनकी मृत्यु के बाद कुछ स्थानीय लोगों ने उनके शव का अंतिम संस्कार किया। 3 दिन बाद अंग्रेजों ने ग्वालियर शहर पर कब्जा कर लिया। इस युद्ध की ब्रिटिश रिपोर्ट में ह्यूग रोज ने टिप्पणी की कि रानी लक्ष्मीबाई सुंदर, चतुर और सुंदर हैं और वह सभी भारतीय नेताओं में सबसे खतरनाक हैं। 47-48 लंदन 1878 ब्रिटिशों की नज़र में उनकी जो भी गलतियां रही हों, उनके देशवासी हमेशा याद रखेंगे कि दुर्व्यवहार के कारण उन्हें विद्रोह करना पड़ा और वे अपने देश के लिए जिए और मरी। हम भारत के लिए उनके योगदान को नहीं भूल सकते। 49 कर्नल मैलिसन वंशज दामोदर राव द्वारा लिखे गए एक संस्मरण के अनुसार, युवा राजकुमार ग्वालियर की लड़ाई में अपनी मां की सेना और परिवार के साथ थे। युद्ध में बचे अन्य लोगों 60 ऊंटों और 22 घोड़ों के साथ लगभग 60 अनुचर के साथ वे बिठूर के राव साहब के शिविर से भाग गए और चून की बुंदेलखंड के गांव के लोगों ने अंग्रेजों के प्रतिशोध के डर से उनकी सहायता करने की हिम्मत नहीं की, इसलिए उन्हें जंगल में रहने और कई अभावों को सहने के लिए मजबूर होना पड़ा। 2 साल के बाद लगभग 12 जीवित बचे थे और ये 24 के एक अन्य समूह के साथ, जो उनके सामने आए, झालरापाटन शहर की तलाश में थे, जहां झांसी से और भी शरणार्थी थे। झांसी के दामोदर राव ने खुद को एक ब्रिटिश अधिकारी के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और उनका संस्मरण मई 1860 में समाप्त होता है। संपूर्ण संस्मरण मराठी में केलकर, वायन 1959 इतिहासाचे सहाली इतिहास में यात्राएं में प्रकाशित हुआ था। ये पाठ संभवतः मौखिक प्रचलन में राजकुमार के जीवन की कहानियों पर आधारित एक लिखित संस्करण है और उसके साथ क्या हुआ यह अज्ञात है।